प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि ये ऐतिहासिक फैसले का सत्र होगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कोई जानकारी नहीं दी और इस बीच कैबिनेट भी बुलाई गई। क्या लगता है कि क्या चीज़ें होने वाली हैं? पहली बात तो मैं पहले से ही इस बात को आगाह कर दिया था। ये विशेष सत्र मात्र इसलिए बुलाया गया है जिससे कि मोदी सरकार इस देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धि को अपनी उपलब्धि बता करके अपनी पीठ थपथपा सके। मैंने उस समय भी कहा था जिसमें चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंडिंग चंद्रमा पर किया था, तो लैंडिंग वाले स्थान को किसी बड़े वैज्ञानिक के नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता, लेकिन वहाँ पर भी इन्होंने ऐसा नाम रखा जैसे लगता है मोदी जी चंद्रमा पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आज L1 और चंद्रयान की जो सफलता वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है, उन वैज्ञानिकों की उपलब्धि को अपनी उपलब्धि बताने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। G20 भी उसमें शामिल है और कुल मिलाकर के आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको 2024 में अपनी विदाई का आगाह हो गया है। इसीलिए नई बनी हुई पार्लियामेंट में इस सदन की शुरुआत करके इस श्रेय को अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में लेना चाहते हैं, तो सारा का सारा कुल श्रेय लेने की होड़ में ये सत्र बुलाया गया है। अन्यथा वाकई में सत्र उस समय बुलाया जाना चाहिए था जिसमें पिछले 100 दिन से ज़्यादा मणिपुर में आज पूरी तरीके से नंगा नाच हो रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बड़े पैमाने पर नरसंहार जारी है, महिलाओं को नंगा कर सार्वजनिक घुमाया जा रहा है, हजारों लोग मौत के घाट उतार दिए गए हैं, दसियों हजार घर जला दिए गए हैं, 60,000 लोग आज भी वहाँ पर जो राज्यपाल और सरकार के द्वारा बनाया गया आश्रय निवास है वहाँ पर सहारा लिए हैं, आज दर ठोकरे खा रहे हैं। लेकिन 100 दिन से ज़्यादा होने के बावजूद भी मोदी जी ना वहाँ गए, ना उसके लिए विशेष सत्र बुलाया। विशेष सत्र उस समय बुलाया जाना चाहिए था जिसमें हजारों किसानों की मौतें हो गई, सालों साल उनको धरना प्रदर्शन आंदोलन पर बैठना पड़ा। अंत में किसानों के विरोध को देखते हुए आसन चुनाव में कहीं उनका सुपड़ा साफ न हो, किसान बिल भी वापस लिया, लेकिन उस समय सत्र नहीं बुलाया। जब विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता थी तो उस समय नहीं बुलाए। आज अपनी पीठ थपथपाने के लिए ये विशेष सत्र बुलाए हैं और अपने रहते रहते नई पार्लियामेंट का शुरुआत हो जाए, इस विशेष सत्र का मकसद केवल इतना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर, आज योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया है महिला अधिकारों को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं पर कोई अपराध करता है तो चौराहे पर उसका यमराज इंतजार कर रहे हैं। कितना सहमत है उनके बयान से? भाई, महिलाओं पर जनजातीय अत्याचार वैसे भी नहीं होनी चाहिए। भाजपा सरकार में बड़े पैमाने पर महिलाओं पर जनजातीय अत्याचार बढ़ा है, दुराचार की घटनाएं बढ़ी हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं और आज महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से डबल इंजन की सरकार को चिंतन करना चाहिए कि सरकार की ये कमियां हैं जिसके नाते महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़ा है। आईपीसी की धाराएं पहले से भी पर्याप्त हैं, बल्कि केवल सरकार की नीयत साफ हो उसको लागू करने की अपने आप अपराधी चूहे के बिल में घुस जाएंगे। सवाल सर हमारा ये था कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहे हैं, इस कथन से आप कितना सहमत हैं? देखिए, हम कानून में यकीन करते हैं और कानून में सारी व्यवस्थाएं पहले से हैं। सरकार अगर नीयत की ठीक है तो कानूनी कार्रवाई करके इस पर लगाम लगाई जा सकती है। कानून को किसी को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अभी इलाहाबाद में और लखनऊ न्यायपालिका के परिसर में भाड़े के गुंडों द्वारा एक अपराधी को मारा गया, सैकड़ों पुलिस के संरक्षण में। प्रयागराज में भी
3 भाड़े के किराए के अपराधियों द्वारा गोली मारी गई। सैकड़ों पुलिस खड़े रहे, 3 किराए के भाड़े मार चले गए। उन किराए के माफियाओं गुंडों के खिलाफ 100 पुलिस वाले योगी की कुछ बात बाका नहीं कर पाए। इतनी कमजोर योगी की पुलिस व्यवस्था है। आज योगी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और जिसके नाते गुंडे माफिया अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कानून राज भवना साबित हो गया है और उसी का नज़ारा देखने को प्रयागराज में भी मिला है, लखनऊ में भी मिला है। अभी अभी आपके हापुड़ में आज पूरे प्रदेश में कचहरी कोर्ट बंद है, हड़ताल वकीलों का चल रहा है, मात्र इसलिए कि वहाँ सरेआम वकीलों के साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई और हर जगह इस तरीके से कानून से खिलवाड़ करना इस भाजपा सरकार में आम हो गई है। इसकी एक चिंता की विषय है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को चिंतन करना चाहिए कि अपराध की बाढ़ क्यों। ओम प्रकाश मौर्य का बयान है कि आप जो बोलते हैं सनातन धर्म और ब्राह्मणवाद को लेकर, वो अखिलेश यादव के कहने पर आप ऐसा बोलते हैं। हत्या हो गई, क्रांति का केशव प्रसाद मौर्य जी वो गुलाम मानसिकता की लगती है। उनको जुर्म जाति अत्याचार नहीं दिखाई पड़ता, उनको गुंडा राज माफिया राज नहीं दिखाई पड़ रहा है, उनको आरक्षण खत्म हो रहा है ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, अनुसूचित जात जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण निष्प्रभावी और शून्य किया जा रहा है ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, पिछड़ों पर बड़े पैमाने पर जनजाति अत्याचार बढ़े ये केशव प्रसाद जी को नहीं दिखाई पड़ रहा। आज पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और दलितों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, किसी ऊंची जात के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाए जा रहे हैं, ये केशव प्रसाद मौर्य को नहीं दिखाई पड़ रहा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को दिखाई पड़ रहा है, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य को नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए उनकी बोलती बंद है, उनकी जुबान पर ताला है। वो वही बोलेंगे जो डबल इंजन की सरकार चाहेगी। फिर राजभर साहब कहते हैं कि आपको जो है भारतीय जनता, आपको जो है समाजवादी पार्टी में भेजा गया है, समाजवादी पार्टी को समाप्त करने के लिए, और जल्दी आप भारतीय जनता पार्टी में वापस आएंगे। फिर राजभर का स्टेटमेंट। अब ओपी राजभर जी और दारा सिंह चौहान जी जो पाप किए हैं, एक को तो जनता ने सजा दे दिया, दूसरे को मौका की तलाश में है। जब भी मौका आएगा उनकी बोलती अपने आप जनता बंद कर देगी। ओम प्रकाश राजभर लगातार बयानबाजी करते हैं कि अहिर की बुद्धि 12 बजे बाद खुलती है, कैसे देखते? ये भी ब्राह्मणी व्यवस्था की शिकार है। ब्राह्मणी व्यवस्था ने ही सारी इस दुनिया भर के जो स्लोगन गढ़े हैं, ये ब्राह्मणी व्यवस्था के लोगों ने गढ़ा है। लोगों का हौसला तोड़ने के लिए, मनोबल गिराने के लिए, उनके अंदर झेप पैदा करने के लिए, और वही भाषा ओपी राजभर भी बोल रहे हैं, तो वो भी ब्राह्मणी व्यवस्था के शिकार हुए हैं। मैं ब्राह्मण का सम्मान करता हूँ, मैं ब्राह्मणी व्यवस्था का विरोध करता हूँ, और ब्राह्मणी व्यवस्था का पालन करने वाला कोई ब्राह्मण जरूरी नहीं कि ब्राह्मण हो, वो कोई भी हो सकता है, वो पिछड़ा भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, आदिवासी भी हो सकता है, वो ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग हो सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग हो सकते हैं। इसलिए ब्राह्मणी व्यवस्था का पोषक केवल ब्राह्मण ही नहीं, अन्य समाज के लोग भी हैं। इंडिया का जो गठबंधन है उसके बाद जो है सनातन धर्म को लेकर बहुत काफी नेताओं ने टिप्पणी की। आज बाबा रामदेव का बयान आया है कि जो सनातन धर्म को खत्म करने की सोचते हैं वो 2024 तक खत्म हो जाएंगे। देखिए, कुल मिलाकर के जो सनातन का अर्थ नहीं समझते वो सनातन कहकर गाल ज्यादा बजा रहे हैं। मैं भी सनातन में विश्वास करता हूँ। सनातन जो शाश्वत है, लाख साल पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जैसे सूरज है, हमें प्रकाश देता है, उससे हमें जीवन मिलता है, ये सनातन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सनातन। आज हवा, जल और आग ये हमें जीवन देते हैं, ये सनातन है। माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, ये सनातन है। लेकिन मुंह से कोई पैदा करता है, हाथ से कोई पैदा करता है, जंघे से कोई पैदा करता है, पैर से कोई पैदा करता है, ये सनातन नहीं है, ये ढोंग है, ढकोसला है। और साथ ही साथ जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सनातन नहीं है।
ये कैंसर से बड़ी बीमारी है। आरएसएस की बैठक होने जा रही, सब लखनऊ में मोहन भागवत भी आएंगे। आपने अभी अपने तो जो लोग सनातन की परिभाषा नहीं जानते, जो लोग सनातन का अर्थ नहीं जानते, वो सनातन पर ज़्यादा गाल बजा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ये सनातन के विषय में ABCD नहीं जानते। सनातन है क्या? ये सनातन कहते हैं सनातन धर्म है। सनातन एक गुण है, वो धर्म नहीं है। और जो सनातन गुण है उसको न कोई मिटा पाया न कोई मिटा पाएगा, न कोई छेड़खानी कर सकता है न कोई छेड़खानी कर सकता है, कर पाएगा। हाँ, इतना जरूर है, जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव खत्म करने के लिए समय समय पर आवाज़ उठी है, आज भी उठ रही है, आगे भी उठती रहेगी। इसको कोई रोक नहीं पाता। अगर सनातन के नाम पर आवाज़ को बंद करने की कोशिश करना चाहते हैं तो कभी संभव नहीं है। जो ढोंग ढकोसला रूढ़िगत परंपराएं और साथ ही साथ जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव, ये सनातन का हिस्सा नहीं है। जिसको ये सनातन कहते हैं वो सनातन नहीं है। अच्छा, आज बाबा रामदेव का कहना यह है कि जो सनातन का विरोध कर रहा है, जैसे इंडिया के स्टालिन ने एक बयान दिया, उसके बाद करुणानिधि के बेटे ने एक बयान दिया, उसको लेकर उन्होंने एक पॉलिटिकल बयान दिया कि जो ऐसे लोग हैं वो 2024 में बाबा रामदेव योग गुरु हैं, इसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन सनातन क्या है उसको उन्हें पढ़ना चाहिए, तब बोलना चाहिए। अच्छा, आज जो आप आए हैं, आपके आने पर तमाम होर्डिंगें लगाई गई, बड़ी बड़ी, पीछे भी आपके लगी है, नेताजी की कोई फोटो नहीं लगी है, इससे लोग बड़ा नाराज। अब चूंकि सामाजिक मंच का कार्यक्रम था, इसी सामाजिक मंच पर सामाजिक आयोजकों ने जो लगाया उसमें किसी से कोई पूछ के नहीं लगाया। हाँ, इतना जरूर है कि नेताजी का भी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में बड़ा योगदान रहा है, उनका भी फोटो इसमें होना चाहिए। इससे भी साबित हो गया ना, नेताजी समाज में नहीं है। नहीं, ये आयोजक लोगों ने भूल की है। आगे जब भी कभी कार्यक्रम होगा उसमें नेताजी की भी फोटो रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं नेताजी का सामाजिक आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है।